हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 में जितने भी मैथ के फार्मूला है सभी को डिस्कस करेंगे। तो टोटल हमारे क्लास 8 में 13 चैप्टर हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर है हमारा रेशनल नंबर। तो ठीक है, तो रेशनल नंबर में केवल एक फार्मूला है जो हमें याद होने चाहिए कि रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर कैसे निकालते हैं। सपोज कर लो एक रेशनल नंबर है आपका 1/2 और सेकेंड रेशनल नंबर है आपका 1/3। अगर बोला जाए कि इसके बीच में कोई एक रेशनल नंबर निकालिए तो आपको सिंपल सा इसको मान लेना है ए और इसको मान लेना है बी, और ये फार्मूला आपको लगा देना है। कुछ इस तरह से आपका लगेगा 1/2 प्लस 1/3, और ये दोनों को ऐड करके इसको हाफ कर देना है। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 + 2। अगर हम इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5/12। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप याद रखना, जब कभी भी दो नंबर दिया हो रेशनल नंबर, उसके बीच में एक रेशनल नंबर पूछा जाए तो आपको यही लगाना है। ठीक है, और आ जाइए अब चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 में आपके कोई स्पेशल फार्मूला तो नहीं है, सिर्फ आपको एक जनरल फॉर्म याद होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के जनरल फॉर्म क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पे है ax + b = 0। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। डिग्री क्या होता है, वेरिएबल्स की जो पावर होती है उसी को डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल सिर्फ x है, इसका जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, वो 1 है, इसलिए इसकी डिग्री 1 हो गई। और 1 वेरिएबल्स मतलब इस पूरे इक्वेशन में केवल 1 वेरिएबल्स होना चाहिए। तो यहाँ पे x हमारा क्या है, वेरिएबल्स है। ठीक, अब यहाँ पे a क्या है, a जो हमारा है ये हमारा कोफिशिएंट है किसका, x का, कोफिशिएंट ऑफ x। और यहाँ पे b हमारा क्या है, b हमारा है कांस्टेंट। ठीक है, अब आ जाइए चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 जो आपका है ये है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें दो फार्मूला है जो आपको याद रखना चाहिए। देखो फर्स्ट क्या कर रहा है, सम ऑफ एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन। सपोज करो हम लोग एक पॉलीगॉन बना लेते हैं, एक साइड है जिसका 5 ले लेते हैं। तो कह रहा है इसके इंटरनल एंगल जो होंगे उसके सम कितने होंगे ये हमें बताने हैं। तो देखो ये पॉलीगॉन में कितने साइड हैं, पॉलीगॉन में 1 2 3 4 5 साइड है। तो इस फार्मूले में यन की जगह 5 रखो, -2 इंटू 180 डिग्री। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 180 डिग्री और ये आ जाएगा 540 डिग्री। इसका मतलब इस पॉलीगॉन के जो कि एक पेंटागन है, इसके सारे एंगल का सम कितना होगा, 540 होगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल, है ना। तो ट्रायंगल भी एक प्रकार के पॉलीगॉन है जिसमें 3 साइड होते हैं। 3 साइड है तो यहाँ पे क्या रखोगे, n की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 - 2 इंटू 180 डिग्री। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल का इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसी तरह यदि हमको एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन को निकालने के लिए बोले तो सब चलो फिर से एक ड्रा कर लेते हैं। एक पॉलीगॉन हम लोग बना लेते हैं जिसकी साइड 5 है। बोला जा रहा है कि ये हमको जो एक्सटर्नल एंगल है ये निकालो। तो आप ध्यान देना, अगर पॉलीगॉन रेगुलर है तो जो सारे एक्सटर्नल एंगल होते हैं वो आपस में हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमको एंगल निकालने के लिए बात किया जा रहा है, तो हमको ये कंसेप्ट लगाना है। इसमें देखना है कितनी साइड है, इसमें टोटल 5 साइड है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे 360 अपान, यदि हम 5 से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 5 × 7 = 35। अब ये आ जाएगा 2। मतलब ये जो ईच एंगल होगा, सारे एंगल होंगे ये होंगे हमारे 72 डिग्री। ओके, तो आ जाइए चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 का नाम है डाटा हैंडलिंग। तो इसमें दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि क्लास मार्क क्या होता है और प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। क्लास मार्क मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, और प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इसको कुछ इस तरह से समझ लो आपके पास एक डाइस है। अगर डाइस नहीं समझ में आ रहा तो आपको कुछ ऐसे याद रख सकते हो, जो अपने लूडो खेलते होगे उसकी गुट्टी की बात करना, उसी को डाइस बोलते हैं। तो आपको पता है कि ये जो डाइस होते हैं उस पर टोटल 6 नंबर होते हैं। अगर यहाँ पे 1 लिखा है, 2 3 4 5 6, तो 6 फेस होते हैं, सभी पे नंबर मार्क किए होते हैं। तो फेवरेबल आउटकम मतलब अगर मैं बोल दूं कि हमने इस डाइस को एक बार थ्रो किया और बताइए कि इसमें इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट। तो
तो हमको पता होना चाहिए कि इस 6 में कितने नंबर इवन है, 1 2 3 4 5 6। तो वह एक इवन नंबर, दूसरा इवन नंबर, तीसरा इवन नंबर। तो फेवरेबल आउटकम में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब ये सबको काउंट कर लोगे 6 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2। तो इसी तरह से हम लोग फार्मूला में अप्लाई करते हैं। अब देखो जो चैप्टर 5 और चैप्टर 6 है आपका, ये स्क्वायर एंड क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो इसमें आपको कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ आपको 1 से लेके 30 तक आप चाहो तो स्क्वायर याद कर सकते हो सभी नंबर का। और स्क्वायर रूट निकाला जाता है 2 मेथड से, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है आपका डिवीज़न, हाँ ये फैक्टर मेथड। तो दोनों मेथड से आप लगा सकते हो। इसी तरह क्यूब का भी आपको याद करना होगा, ठीक। अब आ जाइए चैप्टर 7 है जो आपका है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखो सबसे पहले इसमें 3 टर्म यूज होता है, एक होता है CP, SP, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस यूज होता है। इन्हीं सब के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। तो देखो प्रॉफिट कब, CP मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। मतलब सपोज कर लो कि आप किसी दुकान पे जाते हो, आपने वहाँ से एक पेंसिल बाई किया, ठीक है। तो पेंसिल बाई करने के लिए जितने रुपए में आप खरीद के ले आओगे वो होगा आपके लिए CP, और दुकान वाले ने जितने में बेचा उसके लिए हो गया SP। मान लो ये पेंसिल है, ठीक। अब इस पेंसिल को दुकान वाले ने ख़रीदा 5 रुपये में और आपको बेचा 6 रुपये में, ठीक है। तो दुकान वाले के लिए ये जो 5 रुपये है ये कास्ट प्राइस हो जाएगा और 6 रुपये है सेलिंग प्राइस, मतलब इतने में बेचा। तो इसको प्रॉफिट कब होगा, 5 में ख़रीदा 6 में बेच दिया, मतलब 1 रुपये का इसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अगर इसी तरह ये जो पेंसिल है हमारा, इस पेंसिल को ये 5 में खरीद के 4 रुपये में बेच दे तो इसको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो मतलब 5 रुपये हमारा हो गया CP, 4 रुपये हो गया SP। तो हमारा इस केस में क्या देखने को मिला, लॉस देखने को मिल रहा है। तो यही कंसेप्ट हमको फार्मूले में मतलब फार्मूले से सीखना है। देखो तो कास्ट प्राइस क्या होता है, कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। और इसी तरह अगर आपको लॉस हो रहा है तो कास्ट प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। और सेलिंग प्राइस क्या होता है, CP प्लस प्रॉफिट। और SP इज इक्वल टू क्या होता है, CP माइनस लॉस। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। और लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। तो मेन फार्मूला ये है, इसी फार्मूले से आप रीअरेंज करके सारे फार्मूले अपने निकाल सकते हो। तो देखो, और आपको प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट होने का मतलब कि आपने जितने में ख़रीदा है उससे ज़्यादा में बेचा है तो प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो SP होगा वो बड़ा होगा CP से। अगर आपको लॉस हो रहा है इसका मतलब जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो बड़ा होगा SP से। क्लियर। अब इसी तरह प्रॉफिट परसेंट में क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट मतलब कितना प्रॉफिट हुआ अपान में कितने में आपने खरीदा था इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपान CP इंटू 100। अगर लॉस परसेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे लॉस अपान CP इंटू 100 हो जाएगा। अब आ जाइए सिंपल इंटरेस्ट पे। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, PRT अपान 100, है ना। मतलब P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम। इसी तरह जब इसी फार्मूला को रीअरेंज करके हम रेट भी निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं। तो मेन फार्मूला आपका ये है जो आपको याद ही होना चाहिए। और उसके बाद सेकेंड है इसमें अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। सपोज कर लो कि आपने किसी से कुछ पैसे उधार लिए, ठीक है। अब मान लो आपने 100 रुपये उधार लिए, तो ये हमारा जो 100 रुपया लिया ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। और उसने जो पैसा आपको दिया ये बोलेगा कि हमको पर ईयर 10% प्रॉफिट चाहिए 100 का। तो आपका जो ये 10% हुआ, अब जो निकालोगे 10% से कितना प्रॉफिट हुआ ये फार्मूला लगा के, तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका अमाउंट निकल के आता है। मतलब कि जिसने किसी को उधार दिया उसको कितना रुपए मिलेगा 1 ईयर बाद, वही होता है अमाउंट। अब आ जाओ कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाता है एनुअली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपान 100 की पावर T। यहाँ पे R हमारा क्या है, रेट, और ये T हमारा क्या है, टाइम, कि कितने समय के लिए निकाला जा रहा है। जब ये एनुअली से हाफ ईयरली होता है तो आपको चेंज किया था, ये जो R था यहाँ पे R/2 हो गया,
और ये जो टाइम था यहाँ पे डबल हो गया। तो याद रखना, जब हाफ ईयरली होता है तो रेट आधा होता है और टाइम डबल होता है। इसी तरह जब क्वार्टरली मतलब 1/4 तो रेट हो गया 1/r/4 और टाइम क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया। तो ये फार्मूला में चेंजेस होता है, जिसको आप याद रखना। ठीक है, अब आ जाइए चैप्टर 8 में, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आइडेंटिटीज़ हैं। तो देखो इसमें 4 फार्मूले हैं जो आपके काम के हैं। पहला क्या है, a + b का होल स्क्वायर, जिसका होता है a² + 2ab + b²। और सेकंड है a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। तो इन दोनों में जो अंतर होता है सिर्फ यही पे होता है, इसको आप याद रखना कि जब a + b का होल स्क्वायर करोगे तो +2ab आएगा, a - b का होल स्क्वायर करोगे तो -2ab आएगा। अब इसी तरह एक थर्ड फार्मूला है a + b सेकेंड ब्रैकेट में a - b, तो ये हो जाता है a² - b²। और लास्ट वन है x + a और x + b हो तो x² a + bx + ab। अगर आप इसको देखना चाहो ये फार्मूला कैसे है तो देख लो। देखो इसमें पहले x का मल्टीप्लाई आप सेकेंड ब्रैकेट में करोगे मतलब x + b में, फिर 1 + a की मल्टीप्लाई करोगे x + b में। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये x² + xb + ax + b आ जाएगा। अब जब इसको इसमें से हम कॉमन लोगे तो ये x² + a + bx + ab आ जाएगा। तो आप इसको फार्मूला याद रखो, चाहे आप इसको डायरेक्ट एसेस करके सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आ जाइए आप, आपका जो 9th चैप्टर है मेंसुरेशन, इसी में सबसे ज़्यादा फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो आ जाइए देखिए, जो सबसे पहला फार्मूला है स्क्वायर का, तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड आपस में बराबर होती है। तो इसका जब एरिया निकालेंगे, अगर मान लीजिए एरिया की जो डायमेंशन है a², a यूनिट है, तो इसकी जो अगर हम एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a × a = a² हो जाएगा। अगर हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो सारे साइड आपस में बराबर होते हैं, तो ये a + a हो जाएगा। यही आता है 4 × a, इसी को बोला गया है 4 × साइड। अब रेक्टेंगल की बात आते हैं, तो रेक्टेंगल क्या होता है, जिसमें 2 डायमेंशन आते हैं, एक लेंथ आते हैं, एक ब्रेथ आते हैं। तो इसकी खासियत होती है कि अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं। तो ये लेंथ है तो ये भी लेंथ हो जाएगा, ये b है तो ये भी b हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो पेरीमीटर होती है ये होती है 2l + b और एरिया होता है l × b। अब ट्रायंगल की बात आ जाइए, तो ट्रायंगल आपको पता ही है, ट्रायंगल क्या होता है, इसकी जो एरिया होती है 1/2 बेस × हाइट, ये बेस हो गया, ये आपका हाइट हो गया। अब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, तो इस तीनों साइड को सम कर दोगे तो आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। इसी तरह सर्किल की बात करोगे तो ये सर्किल है और ये आपका क्या है, रेडियस। तो इसका सरकमफेरेंस 2πr और एरिया πr²। एक रिलेशन और होता है कि डायमीटर = 2 × r होता है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, यानी आप पूरा इसको मिला दोगे तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये r + r मिल के आपका क्या हो जाता है, डायमीटर निकल आता है। इसीलिए हमने ये फार्मूला नोट किया है। ठीक है, अब आ जाओ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड पैरेलल हो और इक्वल हो। तो इस केस में एरिया क्या होता है, ये b होता है, ये आपका h होता है। तो एरिया पैरेललोग्राम b × h, और पेरीमीटर क्या होता है 2 × सम ऑफ एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड क्या होता है, ये अगर वर्टेक्स a मान लिया जाए तो इसके एडजेसेंट साइड, इसका एडजेसेंट साइड होगा ये और इसका एडजेसेंट साइड होगा ये। तो अगर इस फार्मूले में रख दोगे तो आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। अब इसी तरह ट्रेपीजियम पे आ जाइए। देखिए ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम आपका होता है कि अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और 2 साइड नॉन पैरेलल होते हैं। ठीक, तो अगर इसकी एरिया निकाले तो होता 1/2 × हाइट × सम ऑफ पैरेलल साइड। अगर इस साइड पैरेलल साइड, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, इनका लेंथ 1 यूनिट है, इसका b है, तो a + b हो जाएगा। और पेरीमीटर की बात करेंगे तो इन सभी साइड को आप जोड़ दोगे तो क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम। इसी तरह रोहम्बस आ जाइए। रोहम्बस भी स्क्वायर जैसा कुछ मिलता जुलता है, बस इसमें क्या होता है, इसमें भी चारों साइड आपस में बराबर होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल। बस इसमें स्क्वायर में सभी एंगल 90 डिग्री होते थे। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो सभी एंगल 90 डिग्री होते थे, लेकिन इसमें ऐसे और रोहम्बस में ऐसा नहीं होता है। तो इसकी जो एरिया होती है क्या होती है, आप याद रखो, ये हमारा डायगोनल 1 है और ये हमारा डायगोनल 2 है।
तो एरिया हो जाएगी 1/2 D1 इंटू D2 और पेरीमीटर 4 इंटू साइड, सभी साइड आपस में बराबर होते हैं। अगर हमारा साइड ए है तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू 4a आएगा, इसी को हमने ऐसे लिखा है। अब आ जाइए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसके 4 साइड होते हैं। तो सपोज कर लो हमने एक क्वाड्रिलेटरल अपने मन से ऐसे बना दिया, ठीक। अब इसका क्वाड्रिलेटरल, इसका एरिया निकालना है तो कोई एक ऐसे आप डायगोनल इसका ड्रा कर लो, ठीक है। और डायगोनल के बाद ये जो अपोजिट वर्टेक्स होता है इससे आप हाइट निकालो, मतलब 90 डिग्री ऐसे ड्रा करो और इससे भी हाइट निकाल लो। जब कभी इसकी एरिया बात करें तो 1/2 ये जो कॉमन डायगोनल दिया होगा ये लोगे और H1 प्लस H2 कर दोगे। अगर ये हमारा H1 है, ये हमारा H2 है, इनका सम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकल के आ जाएगा। और पेरीमीटर की बात करेगा तो इस चारों साइड को आप क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। अब इसी तरह क्यूब की बात कर लो तो क्यूब के केस में आपको अगर आप डाइस देखे होगे लूडो की गुट्टी, तो वो एक क्यूब ही होता है। तो देखोगे, ध्यान से देखोगे तो इसमें कितने फेस होते हैं? इसमें 6 फेस होते हैं टोटल, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया जो होता है इसको कभी कभी कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या करते हैं, मान लो ये डाइस जो है ज़मीन पे रखा हुआ है तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं फ्लोरल एरिया, ये छत वाला एरिया और ये ज़मीन वाला एरिया जो है। तो इन दोनों को अगर आप बाहर हटा दोगे तो आपके पास 4 फेस बचेगा। तो उस चारों फेस को जो एरिया निकालेंगे इसको बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया मतलब ऊपर और नीचे दोनों एरिया को आप क्या कर लोगे? इंक्लूड कर लोगे। तो ये 6 फेस का निकालेंगे, इसलिए हो जाएगा 6a²। तो देखो ये हमारा क्यूब जो होता है स्क्वायर से मिलके बनता है। तो एक का एरिया होता है साइड स्क्वायर और 4 फेस होता है, 4 का मल्टीप्लाई किया है तो ये हो गया 4a² और ये हो गया 6a²। इसी तरह वॉल्यूम की बात करोगे तो साइड क्यूब होता है, ये हो जाएगा हमारा a क्यूब। अब क्यूबाइड की बात करेंगे तो क्यूबाइड जो हमारा होता है रेक्टेंगल से मिलके बनते हैं, मतलब रेक्टेंगल के 3D शेप बनाओगे तो आपका क्यूबाइड निकल के आएगा। तो क्यूबाइड में हमारे 3 डायमेंशन आ जाते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अगर हमारा ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है तो इस केस में इस लेटरल सरफेस एरिया फिर से वही बात करेंगे, ये अपर का एरिया जो है और ये जो ग्राउंडेड एरिया है इसको हटा दोगे तो आपका लेटरल सरफेस एरिया निकलेगा या फिर कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, लेटरल सरफेस या फिर कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया मतलब 6 फेस का एरिया जोड़ दोगे, जिसका फार्मूला ये होता है, आप इसको याद कर लें। तो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब इसी तरह सिलेंडर पे आ जाओ तो सिलेंडर आप ध्यान से देखोगे तो सिलेंडर कुछ इस तरह से होता है, ठीक। देखो ये हमारा रेडियस होता है तो ये भी रेडियस है और ये हमारा क्या होता है? हाइट। तो लेटरल सरफेस एरिया मतलब फिर इसमें ये ग्राउंड और अपर का एरिया छोड़ दो, मतलब ये पूरे सरफेस के एरिया, ये सराउंडेड एरिया जो है तो ये होता है 2πr/h। टोटल सरफेस एरिया मतलब इसमें अपर का और नीचे का जोड़ोगे तो ये हमारा कैसा दिख रहा है? सर्किल दिख रहा है, तो इसका एरिया होता है πr² और एक नीचे भी πr² है तो हम दोनों को जोड़ देते हैं, इसीलिए यहाँ पर 2πr² एक्स्ट्रा आ जाता है, 2πr/h प्लस 2πr²। अब इसी तरह वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? πr²h। अब आ जाइए अपने चैप्टर 10 पे जो है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो देखो पहला क्या कहता है कि अगर a की पावर m और a की पावर n है तो इसका फार्मूला हो जाता है a की पावर m प्लस n। मतलब जब आपका बेस सेम हो, पावर अलग हो तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं। कुछ इस तरह से अगर 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3 लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 8, ठीक है। अब इसी तरह अगर ये डिवाइड में हो तो 2 के पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 3 हो तो इसको लिखोगे 2 के पावर 5 माइनस 3। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 के पावर 2 यानी 4 आ जाएगा। अब अगर पावर के भी पावर हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, कुछ इस तरह से 2 के पावर 3 हो और 2 के पावर 2 हो तो ये हो जाएगा 2 के पावर 6। अब कोई भी नंबर हो यहाँ पे अगर उसके पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। सपोज कर लो, चलो हम लोग लिख देते हैं 25 के पावर 0 तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी।
अब यदि कोई नंबर हो a/b और होल के पावर n हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मान लो 2/5 है और इसकी पावर 3 है, तो आप इसको 2 के पावर 3/5 के पावर 3 भी लिख सकते हो। अब इसी तरह अगर ये नंबर मल्टीप्लाई में है, पावर है, तो इनको अलग कर सकते हो। सपोज करो 2 इंटू 3 है के पावर 2 है, तो इसको लिख सकते हो 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2। ये चीज़ आपको याद रखना है। और जो चैप्टर 11 एंड 12 है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल फैक्टराइजेशन और 13 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, इन तीनों चैप्टर में कोई आपका फार्मूला नहीं है, इतना ही था, आप याद रखो। यदि आपको कोई भी दिक्कत आए, कोई फार्मूला और भी चाहिए या फिर कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे आप अपना कोई भी क्वेरी लिंक में ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।